वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 18 क्लास 12th फिजिक्स। कल तक हमने जो लेक्चर किया है उसके अंदर हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। दो टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस जो थे हमारे पास, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें कल हमने भाई एक तो पहले डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़े, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, फिर हमने पैरामैग्नेटिक को पढ़ा। कल हमने दो टॉपिक क्यों किए, उसके पीछे एक रीजन था। उसके पीछे रीजन ये था कि जो पहले मेनली जो सब्सटेंस हम डिवाइड करते हैं वो पहले दो टाइप के ही होते हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो लेक्चर 18 क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 3rd। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इट इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब कि जो हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़े हैं उनको ही यदि थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, उनको ही यदि थोड़ी और ज़्यादा पावर दे दी जाए, तो वो क्या बन जाएंगे, पैरामैग्नेटिक ही हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएंगे। मतलब यदि हम इसको लिखें शुरू में, द सब्सटेंस which have in which the substance in which atom, ion, molecule have non-zero dipole moment are called ferromagnetic substance। When a ferromagnetic substance is placed in a magnetic field, then it is strongly magnetized in the direction of magnetic field। अब आप कहोगे सर ये तो कल वाली डेफिनेशन होगी, इसमें थोड़ा फर्क है। इसमें किस चीज का फर्क है, ये फर्क है। एक तो पैरामैग्नेटिक में भी नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक में हमने एक फीबली वर्ड लिखवाया होगा इसकी जगह पे, जो पहले वाला किया था उसमें ये वर्ड हमने यूज किया था। क्यों किया था ये वर्ड? अब उसमें हमने ये बताया था कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास वो केवल बहुत कम मैग्नेटाइज होते हैं। जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे उस टाइम पे वो बहुत कम मैग्नेटाइज होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे। डायरेक्शन दोनों की सेम ही रहेगी, उसमें कम हो रहे थे, यहाँ पे ज्यादा हो रहे, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो रहे थे और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे। पहले आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ऐसा इसमें होता क्यों है, इसमें स्ट्रांगली क्यों होता है। ठीक है, तो पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम एक बार। लगभग तो सेम ही है भाई, तो जो बिल्कुल एज इट इज है उसको हम नहीं लिखेंगे अभी। इसको भी हटाए दें। जैसे कल हमने एक तो वो पढ़ा था, क्या
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब पैरामैग्नेटिक की हम बात कर रहे थे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हमने क्या देखा था कि मैग्नेटिक रे अंदर से जाएंगी, तो सेम इसमें भी अंदर से ही जाएंगी। कुछ लिखवाने का फ़ायदा, यूट्यूब टेस्ट जो हमने लिखा था वो भी सेम था। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, मैग्नेटिक फील्ड इसमें स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होगा, वो हमने बता दिया कि इसमें क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होगा एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें जो दो चार प्रॉपर्टी जो अलग से हैं जो हमें लिखनी चाहिए वो हम लिख लेते, बाकी तो आप एज इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें पहले हम एक चीज लिख लेते हैं, मोस्टली प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक substance is similar to paramagnetic substance। ठीक है कि मोस्टली जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है विद ए हायर एक्सटेंट, मतलब इनको थोड़ा हायर लेवल पे ले जाके हम वो बता सकते हैं कि भाई ये थोड़ा आगे जाके, जैसे हमने लिखा है क्या कि भाई जो फेरोमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको यही बताया था अभी शुरू में कि दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई खास फर्क नहीं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो हम कुछ इसमें लिख लेते। ये भी हालांकि दोनों में बराबर ही है। फेरोमैग्नेटिक substance have a strong tendency to move from weaker to strong मैग्नेटिक फील्ड। कि भाई टेंडेंसी उसमें भी होती थी जो हमने पैरामैग्नेटिक, लेकिन उसमें थोड़ा कम होता था। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो टेंडेंसी है हमारे पास वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किससे, जो हम पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे थे ना, उससे हमारे पास ज्यादा होती। ठीक है, यदि हम बात करें रिलेटिव परमेबिलिटी, ऑफ फेरोमैग्नेटिक substance is greater than 1, और यदि हम न्यूमेरिकली इसकी बात करें एंड इज नियरली इक्वल टू 10⁻³ टू 10⁻⁵, नियरली इसके इक्वल हो सकता है, इस ऑर्डर की मिल सकती है हमें। ठीक है, थर्ड यदि हम बात करें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक
substance is positive and also depend on टेम्परेचर, जो कल हमने बताया था 1/T और इज इक्वल टू C/T। ठीक है, ये तो हमने कल बता दिया था कि भाई जो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, क्यूरी लॉ बोलेंगे हम इसको, ये हमने कल भी बताया था। दूसरा हमने इसके अंदर क्या चीज नोट की है भाई, कि उसमें तो क्या बताया था कि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जीरो हो जाएगी। लेकिन इसकी तो कई ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इसमें क्या होगा, यदि हम बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, इसमें जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जीरो होगी, मतलब डिक्रीज होगी, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा हमारे पास जिस पे बाद हमारा जो सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जो हमने इसको फेरोमैग्नेट मानना था, अब ये फेरो से वापिस जाके पैरा में कन्वर्ट होने लग जाएगा। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर भाई हमारा जो सब्सटेंस है वो पैरो से किस में कन्वर्ट हो जाए, फेरो से पैरा में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहां पे लिख सकते हैं हम, व्हेन वी डिक्रीज द temperature, the ferromagnetic substance convert into paramagnetic substance, and the temperature at which a ferromagnet convert into paramagnet is called ट्रांजिशन टेम्परेचर। उसको क्या बोलेंगे हम भाई, ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिससे हमारा जो सीधी सी बात है भाई, कल हमने एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ा था, और उसके पास सपोज करो हमने ये बता दिया कि 100 रुपये है, एक तरीके से जनरल डिस्कशन हम करें, हमने बता दिया उसके पास 100 रुपये। अब यदि कोई ये कहता भाई इसके पास यदि 100 की बजाय आप 200 रुपये कर दोगे, जो इसके पास अकाउंट बैलेंस था उसको आप डबल कर रहे हो, डबल करते ही पैरा से फेरो में कन्वर्ट हो जाएगा। किसे में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। अब एक तो यदि 100 से कम करेंगे तो जीरो जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन 200 से यदि हम कम करना शुरू करेंगे तो पहले तो वो 100 पे आएगा ना, फिर बाद में 0 पे जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही वो 100 से नीचे आएगा तो पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो रहा है, वापिस आ रहा है किस में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसके, अब है भाई हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन कैसा होता क्यों, कि जो हमने डिस्कस किया है ऐसा होता क्यों। वो हम पढ़ लेते एक बार। नेक्स्ट है भाई इसमें
एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, या दूसरा नाम इसका होता है भाई डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेट। ये दोनों से आ सकता है पेपर में, ठीक है। दोनों के लिए हमें सेम काम ही करना है। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि होता क्या है भाई। तो मैं आपको कुछ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक बार। ये B इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे। B नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0। आपके सामने मैंने 6 डायग्राम बना दिए हैं, A B सॉरी 4 C और D। अब जो 4 डायग्राम हमने बनाए इन चारों में फर्क क्या है भाई। चलो 2 चीजें तो आपको पता लगी होगी कि ऊपर वाले में भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0 और इस वाले दोनों में क्या है 0, इन दोनों में क्या है नॉन जीरो। एक चीज तो हमें पता लगी। अब दूसरी बात हम क्या करते हैं कि भाई जो फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रॉन्ग चीजें होती हैं सारी किसकी वजह से होती, इसके पीछे रीजन है भाई मेन है डोमेन का। किसका रोल है मेन, डोमेन का। क्या होता है डोमेन भाई, जो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं यदि वो एक ग्रुप में मूव करते, यहां पे देखो ये तो है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये कौन सा है पैरा और ये कौन सा है फेरो। इसमें हमने क्या देखा कि जब हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो जो पार्टिकल है हमारे जो मॉलिक्यूल है वो ग्रुप में मूव कर रहे, एक तरीके से किस में मूव करते हैं, एक ग्रुप में मूव करते हैं। एक तरीके से यदि आप देखो इन दोनों जो हमने डायग्राम बना रखे ऊपर वाला और जो नीचे वाला दोनों जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास जो इंडिविजुअल पार्टिकल की यदि हम बात करें तो उनका जो मोमेंटम हो सेम डायरेक्शन में। डोमेन का मतलब यहां पे क्या है कि जो हमारे पास इंडिविजुअल यदि पार्टिकल की हम बात करें तो उनका जो है वो सेम डायरेक्शन में, भाई इन तीनों का क्या है एक ग्रुप हो गया और इन तीनों का मोमेंटम क्या है सेम डायरेक्शन में। इससे जस्ट अपोजिट हमें ये रहा, ये इस साइड आ रहे, इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ये मूव कर रहे हैं। यदि ये इस साइड आ रहा है इसका जस्ट अपोजिट हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 तो इनका हमें अलग अलग मिल रहा है जो इनकी वैल्यू को क्या कर देगा 0। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या है हमारे जो सब्सटेंस होंगे जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक ग्रुप में मिलेंगे, इंडिविजुअली नहीं मिलेगा आपको, कोई भी एक अकेला नहीं मिलेगा, 2 3 4 इस तरीके के ग्रुप में मूव करते वो। पहली चीज जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हम क्या देखते हैं ये सभी ग्रुप वाइज एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर आता है जिसपे हम तो ये जो ग्रुप है ना, जैसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड को जब हम अप्लाई कराएंगे तो ये डोमेन की रेंज बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखो केवल 3 3 का था, एरिया इतना छोटा था, यहाँ पे हम 4 भी बना सकते हैं, एरिया बड़ा हो गया हमारे पास, मतलब इतना एरिया हमने कवर कर लिया एक डोमेन ने। फिर उसके बाद दूसरा फिर तीसरा,
इस तरीके से। यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे ग्रुप थे इनके, यहाँ पे एरिया क्या होगा इनका बड़ा, मतलब इनकी डोमेन क्या होगी इंक्रीज, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। और यदि हम इससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो ये जो डोमेन है टूटनी शुरू हो जाएगी। और टूट के किस में कन्वर्ट, जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे हमारी डोमेन टूट जाती है, और टूट के किस में चेंज हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगी। ये हमें मेन इसके अंदर बताना था कि जैसे ही भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डोमेन हम टूटना शुरू हो जाएगी, फिर इंडिविजुअली मूव करना शुरू कर देंगे। इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं तो सॉरी कि ये किस में चेंज हो जाएंगे, फेरोमैग्नेटिक में चेंज हो जाए, सॉरी पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएंगे। तो मेन इसमें किसका रोल, किसका है भाई, इसमें डोमेन का है। दोबारा देख लो एक बार कि डोमेन क्या होती है हमारे पास, डोमेन आर द इफेक्टिव पोर्शन, किसका इफेक्टिव पोर्शन भाई, ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सब्सटेंस इन विच इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, आर या इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट इन सेम डायरेक्शन, जिसमें यदि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास किस में है वो, सेम डायरेक्शन में, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब इसमें लिख लेते हैं the strong magnetic property properties of ferromagnet as compared to paramagnet is due to mainly domains are the portion of a substance in which molecule have dipole moment in which इंडिविजुअल आएगा भाई, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट इन सेम डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल हो गए उनका जो डाइपोल है वो सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, when the magnetic field is not applied, then as shown in figure A and B, the molecule or domain have random direction due to which molecule cancel the effect of each other and they have net zero dipole moment।
ठीक है, ये तो हमने किसके लिए बताया है भाई कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0, उस केस में ये सिचुएशन बनेगी हमारे पास। लेकिन यदि हम देखें कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड वी फाउंड the following thing. Magnetic field align the domain in itself डायरेक्शन। जो पहला पॉइंट है भाई, इसमें हमने क्या बताया है कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अप्लाई करते हैं, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कोशिश करती है, डाइपोल लिख लो भाई, अलाइंग द डाइपोल इन इट्स डायरेक्शन, इन इट्स डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती। अब दूसरा इसमें हम क्या देखते हैं कि जो बाउंड्री है हमारे पास, डोमेन की जो बाउंड्री है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसके अंदर द बाउंड्रीज ऑफ डोमेन इज इंक्रीजिंग। अब भाई एक बात और है कि यदि हमारे पास बाउंड्री बिल्कुल हटी जाए, यहां से बाउंड्री हमने जो बीच में लगा रखी है ये वैल्यू बिल्कुल हट जाए, तो वहां पे क्या होगा? इन दोनों में कोई फर्क होगा? जो हमारे पास दो है, क्या इन दोनों में बिल्कुल भी फर्क होगा? तो यहां पे इंक्रीज इन द बाउंड्री ऑफ डोमेन इज इंक्रीजिंग, और उसके बाद हमें क्या पता चला? अब यदि ये हो किसके कारण रही? ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसके रीजन के कारण है भाई? ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है उसके कारण है। ठीक है, अब इसमें एक लाइन और बचती है बस, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और वो क्या है कि जब हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर आता है, जब हमारा जो हमने पहले बताया जैसे ट्रांजिशन टेम्परेचर आएगा तो डोमेन स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा। क्या होगा? डोमेन स्ट्रक्चर टूट जाएगा। और हम क्या देखते हैं यहाँ पे, लिख देते, चलो इसी के अंदर ही लिख देते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, the boundary destroy and the substance is changed into पैरामैग्नेटिक। किस में चेंज हो जाएगा भाई? वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे भी काम आने वाली है। जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे भी डोमेन थ्योरी और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस काम आने वाली। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो आराम से। कल इसका शायद लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी थ्योरेटिकली। उसका यदि कुछ पोर्शन रहता है तो बाद में हम कर लेंगे। ठीक है, तीनों मैग्नेटिक में से आपको सबसे ज़्यादा यदि ज़रूरी हम बात करें, या फिर यदि हम इनको डिफ्रेंशिएट करें भाई, एक तरीके से देखी जाए कि हम तीनों को अलग अलग करते, कई बार क्या होता है पेपर में डिफरेंस पूछ लेता है
तो उस केस में यदि हम बात करें तो यदि आपको पहले दो डिफरेंस यदि आपको याद है तो आप तीनों के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हो। पहले हमें एक को कंप्लीट करना है। यदि आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कंप्लीटली लर्न कर रखा है तो आप उन दोनों को तो आराम से कर सकते हो। पहले हमने डाय याद कर लिया, ठीक है, उसको लिखो आप, उससे जस्ट अपोजिट कर दो पैरामैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में लिख दिया उसका अपोजिट। अब जो बचा उसको थोड़ा हाइयर एक्सटेंड कर दो, किसमें? फेरोमैग्नेटिक में। यदि हम बात करें, इधर डायमैग्नेटिक लिख दिया हमने, इधर पैरा, और इधर कौन सा है हमारे पास? फेरो। तीनों लिख दिए, ठीक है। फर्स्ट इसमें यदि हम बात करें, मैग्नेटाइज्ड इन, इसको इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिख सकते हैं हम? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। इसमें भी क्या आएगा? इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। किसकी बात करें हम? मैग्नेटाइजेशन की बात करें। मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शन, मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड लिख सकते हैं क्या? लॉन्गर एक्सिस, या फिर डायग्राम बना के बता देता हूँ, आप इसको लिख सकते हो कुछ। जो लॉन्गर एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। ये आपको याद करने के लिए बताया मैंने। आप यदि डिफरेंशिएशन, आप कोई आपसे डिफरेंस पूछे तो आप बता सको इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी सेम आ जाएगा इस वाला। यदि हम बात करें यूट्यूब टेस्ट की, या फिर टेंडेंसी टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग टू वीक। ये किस तरीके से मूव करता है भाई? वीक टू स्ट्रॉन्ग, और इसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर टू हायर, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम इसमें बात करें तो हम लिख सकते हैं जो हमने लिखा था वो पहले बताया था कि यदि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो इसके, सॉरी उल्टा लिख दिया भाई, बाहर से जाने की कोशिश करेगी भाई, ना कि अंदर से। ठीक है। सेम इसमें यदि हम बात करें तो वो अंदर से आने की कोशिश करती है एज कंपेयर टू मूव आउटसाइड। इस केस में यदि हम बात करें तो सेम हो जाएगा इसका। म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी लेस देन 1, म्यू आर ग्रेटर देन 1, म्यू आर ग्रेटर देन 1। मैग्नेटिक सेसिबिलिटी नेगेटिव, मैग्नेटिक सेसिबिलिटी पॉजिटिव, और मैग्नेटिक सेसिबिलिटी पॉजिटिव। एक दो और भी पॉइंट है जो आप आराम से खुद कर सकते हैं। यूट्यूब टेस्ट वाला तो वो आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली, इसमें लेवल डिक्रीज होता है, इसमें लेवल अप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंस भी याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में डिफरेंस पूछ लेता है। और मैग्नेटिक, ये दोनों जो वैल्यू हमारे पास तीनों के केस में, ये आपको जरूर याद रखनी। ठीक है, ये आपसे जरूर पूछ सकता है पेपर में, तो इनको आप जरूर याद रखिए, 1 नंबर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 18। थैंक यू।